हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इन डेप्थ इनसाइट में। यहाँ हम यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स की सीरीज में डिफरेंट थियरीज की क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हम इस लेक्चर में माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्रोनोलॉजी, मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्रोनोलॉजी एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की क्रोनोलॉजी एंड नेक्स्ट इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की क्रोनोलॉजी को डिस्कस करेंगे। अब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्रोनोलॉजी को देखें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्रोनोलॉजी में फर्स्ट यदि हम देखेंगे तो यहाँ पे मर्केंटलिस्ट को देखेंगे, सेकंड है फिजियोक्रेट्स को एंड नेक्स्ट उसके क्लासिकल, नियो क्लासिकल, कंज्यूमर बिहेवियर, ओलिगोपोली मॉडल, ओल्ड एंड न्यू वेलफेयर इकोनॉमिक स्कूल्स हैं, सोशल वेलफेयर फंक्शंस है, थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग एंड गेम थियरी। ठीक है, अब वन बाय वन को हम डिस्कस करते हैं। मर्केंटलिस्ट जो थे, मर्केंटलिस्ट जो वर्ड है वो मर्चेंट से डिराइव हुआ है। जो मर्चेंट थे वो एक तरह से समुद्री लुटेरे थे। वो क्या करते थे, गुड्स एंड सर्विसेज को एक जगह से दूसरी जगह पे बेच के अपना धन इकट्ठा करते थे। क्या हुआ कि 15 टू 18 सेंचुरी में जो मर्चेंट थे उनके पास बहुत ज्यादा धन हो गया, तो वो चाहते थे कि कहीं एक जगह सेटल हो जाएं और वहां से वो अपने व्यापार को आगे बढ़ा सके। तो ये क्या किया कि यूरोप में ये लास्टली सेटल हो गए और वहां से वो अलग अलग जगहों पे अपना व्यापार या फिर ट्रेड को बढ़ाना शुरू कर दिए। तो उस समय क्या था कि कैपिटल नाम का कोई चीज नहीं था। जो भी था इनके अकॉर्डिंग मानना था कि जो लैंड है, लैंड जो है यही सरप्लस क्रिएट कर सकता है मनली। तो जैसे कि लैंड की यदि सरप्लस की बात करें तो जो मर्केंटलिस्ट थे वो, या फिर फिजियोक्रेट थे वो, या क्लासिकल थे ये तीनों के तीनों मतलब लैंड को ही अपना सरप्लस मानते थे। इनके अकॉर्डिंग जो कैपिटल था ये कुछ नहीं था। तो ये क्या किया, यदि इनके लिए सरप्लस है, जो एग्रीकल्चरल लेबर है वो प्रोडक्टिव है, ओवरऑल इनका ये कॉन्सेप्ट था कि जितनी ज्यादा लैंड उतनी ज्यादा सरप्लस, उतनी ज्यादा वो लोग कॉलोनीज स्टेबल करना शुरू कर दिए। इंडिया में भी कॉलोनीज बनाया, अलग अफ्रीकन कंट्रीज कॉन्टिनेंट में भी वो अपना अलग अलग कॉलोनीज बनाना शुरू कर दिए, अमेरिका में भी अपना कॉलोनीज बनाया। तो ये पूरे के पूरे ये क्या करते थे, लड़ाई करते थे, वहां की जमीनों को कब्जा लेते थे और उनके वहां के लोगों से काम करवाते थे और अपना प्रॉफिट अर्न करते थे। तो इनका बेसिकली जो एम जो था वो मैक्सिमाइजिंग द एक्सपोर्ट एंड मिनिमाइजिंग द इम्पोर्ट था। और यदि सेकेंड की बात करें तो प्रमोट द इंपीरियलिज्म, कोलोनिज्म, टैरिफ्स एंड सब्सिडीज ऑन गुड्स। नेक्स्ट इनका जो एम था रिड्यूस द करेंट अकाउंट डेफिसिट, जो था वो करेंट अकाउंट डेफिसिट को अपना कम करने थे। हाई टैरिफ ऑन मैन्युफैक्चरिंग गुड्स था। और वो यहाँ पे एक चीज देखने की बात है, ये पिछली बार क्वेश्चंस में पूछा भी था कि जो मर्केंटलिस्ट जो थे वो इंडस्ट्रियल लेबर को अनप्रोडक्टिव मानते थे। उनके अकॉर्डिंग यदि प्रोडक्शन यदि कहीं से भी हो सकता है तो वो एग्रीकल्चर है। जो एग्रीकल्चर है वो प्रोडक्टिव है और जो एग्रीकल्चरल लेबरर जो है, एग्रीकल्चरल लेबरर वो प्रोडक्टिव है। ठीक है, और इनका जो वर्क था वो जीरो सम गेम पे था। ये भी मतलब प्रीवियस ईयर के नेट के क्वेश्चन का है। और जो ऊपर वाला जो आपका ये वाला पॉइंट है, जो मर्केंटलिस्ट थे उनका जो एम है मैक्सिमाइजिंग द एक्सपोर्ट एंड मिनिमाइजिंग द इंपोर्ट, ये भी नेट का ही क्वेश्चन है एंड बंगाल सेट का भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट जो है यहाँ पे लास्ट वाला, इट वर्क ऑन अ जीरो सम गेम। तो जो मर्केंटलिस्ट थे वो जीरो सम गेम पे वर्क करते थे। इनके अकॉर्डिंग ये था कि यदि वन पार्टी को प्रॉफिट होता है तो सेकेंड जो पार्टी है वहां पे उसको लॉस होगा। और इनका ये भी था कि जितने ज्यादा वो मेटल को जितना ज्यादा वो अपने पास रखेंगे उतने ज्यादा मोर पावरफुल कहलाएंगे वो। क्योंकि वो जब भी किसी दूसरे को, मतलब मान लीजिए कि इंडिया में ही हम लोग कहे जाते थे सोने की चिड़िया, ज्यादा से ज्यादा अभी भी कोहिनूर जो है हमारा यूरोप में पड़ा हुआ है। ये क्या किए, ओवरऑल जितने भी वेल्थ थे किसी भी कॉलोनीज में जब वो बनाते थे तो वहां से वो अपने पास ही लेके चले जाते थे, अपने मतलब नेटिव स्टेट में वो ले जाके वहां पे रख लेते थे अपना। ठीक है, तो होप कि आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे मर्केंटलिस्ट में। यही इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछता है। अब हम नेक्स्ट फिजियोक्रेट को देखते हैं। तो जो फिजियोक्रेट की यदि टाइम को देखें हम, तो ये 17 से 18 सेंचुरी के बीच फिजियोक्रेसी की बात करते हैं, जिसमें वेल्थ ऑफ नेशन के बारे में बताया गया है कि जो वेल्थ ऑफ किसी भी नेशन का जो वेल्थ है
वो इनके अकॉर्डिंग लैंड था एंड लैंड डेवलपमेंट जो था, यही एक वेल्थ ऑफ नेशन का मेन एम है। और यहाँ पे इनपुट आउट की बात की गई है, तो जो अभी तक हम जानते थे जो इनपुट आउटपुट है वो डेवलप किया था क्विस्ने ने, और इसको आगे प्रोपाउंड जो किया था वो लियोनटिफ ने किया था। लियोनटिफ, लियोन टिफ, ठीक है। अक्सर क्वेश्चन ये पूछता है, बहुत बार नेट वेट में पूछा हुआ है, नेट या फिर पीजीटी में पिछली बार पूछा था, टीजीटी में एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि यदि क्विज ने दिया हो और लियोनटिफ दिया हो, तो और वहां पे एक शब्द ये भी देख लीजिए कि वहां पे डेवलप लिखा है या प्रोपाउंडेड लिखा है। तो ये सारी चीजों को आप याद रखिएगा। और दूसरा जो फिजियोक्रेसी में ये जो था कि जो वर्कर्स होते हैं या फिर कोई भी व्यक्ति जो है वो सेल्फ इंटरेस्ट वाज मोटिवेटेड एंड ईच इंडिविजुअल डिटरमाइन व्हाट गुड्स दे वांट टू प्रोड्यूस। जो एक इंडिविजुअल है वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट से किसी गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहता है, जो भी वो करना चाहे तो, ठीक है। और जो लेसेस फेयर वाज टर्म बाय विंटेड दे गोर एंड अडॉप्टेड फ्रॉम क्विस्ने। जो क्विस्ने थे वही लेसेस फेयर का जो टर्म है उसे दिया था। और यदि हम लेसेस फेयर अक्सर जब भी आता है तो हम एडम स्मिथ को लगा देते हैं, क्लासिकल को लगा देते हैं, लेकिन यदि क्लासिकल से पहले की यदि बात करोगे, फिजियोक्रेसी में ही लेसेस फेयर वर्ड का जो इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, ठीक है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज ये कि डिमिनिशिंग जो रिटर्न है, तो वो फर्स्ट टाइम पे टॉरगोट ने दिया था डिमिनिशिंग रिटर्न को, बाद में आगे मार्शल वगैरह ने अपने अपने थियरीज में यूज किया था। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। तो इसमें कुछ प्री क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो थे उसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे विलियम पेटी है, इनकी जो बुक है अ ट्रीटी ऑन टैक्स एंड कंट्रीब्यूशन, जो 1662 में दिया था इन्होंने, ये आप यहाँ पे देख लीजिएगा। जॉन लॉ की जो जो था उनका जो बुक है, यहाँ पे मेंशन तो नहीं है, जिसे प्रैक्टिकल अफेयर में उन्होंने काम किया था। रिकॉर्डो कैंटिल है, उनका जो है एन एसे ऑन नेचर एंड कॉमर्स इन जनरल, ठीक है। तो इन सब चीजों को थोड़ा बहुत देखते रहिएगा, जो आता रहता है एग्जाम में। फोर्थ है सर डेविड ह्यूम, और ये जो एक तरह से प्राइमरी फिलोसफर थे। तो आप यहाँ से देख लीजिएगा, जेम्स स्टुअर्ट है इनके बारे में भी। अब हमारा जो इम्पोर्टेंट है वो क्लासिकल को देखना है। तो यहाँ पे यदि हम क्लासिकल को देखें, तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स में पहले कौन आते हैं? एडम स्मिथ है, माल्थस है, जेबी से हैं, डेविड रिकॉर्डो हैं। ये यदि आपको अरेंज करने के लिए आ जाए तो आप आसानी से अरेंज कर लिए, इसलिए मैंने पिक्टोरियल भी यहाँ पे लगा दिया है ताकि आप इजिली उस चीज को कैप्चर कर सकें। अब यदि वन बाय वन को यदि यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, तो मान लीजिए एडम स्मिथ जो है, इनकी जो बुक सबसे ज्यादा पूछी जाती है एग्जाम में, वो है, फुल नेम उसका जो है, शॉर्ट नेम तो ऐसे वेल्थ ऑफ नेशन है, लेकिन यदि फुल नेम यदि कभी पूछ दे आपको, ये भी ध्यान रखना चाहिए। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जो टर्म है इनविजिबल हैंड, ये जो वर्ड है ये एडम स्मिथ ने ही दिया था। और जो हिस्ट्री ऑफ एटोनॉमी जो था, इसमें इस चीज को डिस्कस किया था उन्होंने। नेक्स्ट उनका है थियरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट जो है, ये भी एडम स्मिथ का है, एंड वेल्थ ऑफ नेशन तो है ही है, ठीक है। और सेज जो है, इनका फुल नाम जैन बैप्टिस्ट सेज जो है, और उन्होंने मार्केट पे लॉ दिया था एक, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। ये पिछली बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है पीजीटी का, ठीक है, कि जो सेज लॉ है वो किसके लिए है। तो ऐसे डिमांड एंड सप्लाई पूछ दिया था उसमें, और मार्केट लॉ भी पूछा था। तो एक तरह से जो सेज का जो लॉ है वो मार्केट के लिए है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। डेविड रिकॉर्डो है, उनकी जो बुक है थियरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, इन्होंने दिया था 1870 में, एंड लेबर थियरी ऑफ वैल्यू भी इनका ही है, रिकॉर्डो का। एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग जो रिटर्न है, ये रॉबर्ट माल्थस का है, और जिस बुक में इन्होंने दिया था एसे ऑन पॉलिटिकल प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में इन्होंने इस चीज को मेंशन किया था। जॉन स्टुअर्ट मिल का जो है यूटिलिटेरियनिज्म पे है, 1881 में इन्होंने दिया था अपना बुक। तो ठीक है, ये सीक्वेंस वाइज है। आप जैसे मैंने बनाया ऐसे आप नोट्स भी बना लेंगे तो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं नियो क्लासिकल। तो नियो क्लासिकल की यदि बात करें तो पहले नियो क्लासिकल में
आपको पता ही है कि मार्शल जो है वो फर्स्ट आते हैं, फिर जोन्स हैं, पैरेटो हैं, इरविन फिशर हैं। तो इनका जो टाइम पीरियड की मिडिल नियो क्लासिकल की बात करें तो मिड 19th सेंचुरी से लेट 20th सेंचुरी तक है। जो नियो क्लासिकल जो टर्म था उसे बैबलन ने दिया था, और वही बैबलन है जिन्होंने बैबलन गुड दिया था। तो इस चीज को भी आप याद रखिएगा, बैबलन ने बैबलन गुड्स भी दिया था, और नियो क्लासिकल टर्म्स को बैबलन ने ही इंट्रोड्यूस, मतलब पहली बार जो टर्म था नियो क्लासिकल बैबलन ने दिया था। अल्फ्रेड मार्शल की यदि बात करें तो नियो क्लासिकल ये इकोनॉमिक्स थे, और इनकी जो बुक है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स ये 1819 में पब्लिश हुई थी। और जो मार्शल थे वो सप्लाई एंड डिमांड पे वर्क किया था, मार्जिनल यूटिलिटी पे वर्क किया था, एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे वर्क किया था। ठीक है। और मार्शल रिवोल्यूशन की बात करें तो चेंज इन इकोनॉमिक थियरी फ्रॉम क्लासिकल टू नियो क्लासिकल को ये दिखाता है। ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल का। अब नेक्स्ट यदि हम देखते हैं तो नेक्स्ट जो है वे थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर की है। तो थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में यदि हम फर्स्ट देखें तो यहाँ पे यदि सीक्वेंस वाइज देखें इनको तो अल्फ्रेड मार्शल जो थे, एडवर्ड थे, पैरेटो थे, हिक्स थे, सैमुअलसन थे, वॉन न्यूमैन थे, मिल्टन फ्राइडमैन थे। तो अलग अलग इकोनॉमिक्स ने अलग अलग टाइम पे कंज्यूमर बिहेवियर की अपनी अपनी थियरीज दी थी। यदि कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस की बात करें तो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में क्या है कि इनके अकॉर्डिंग ये था कि जो यूटिलिटी है उसे हम मेजर कर सकते हैं 1 2 3 4 ऐसे करके। ठीक है, उसे काउंट कर सकते हैं। तो इसको यूटिलिटी के इस वर्ड को मार्शल ने इंट्रोड्यूस किया था 1819 में। फिर उसके बाद से इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस आया, या फिर ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस आया था, ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। और जो ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस था उसे हिक्स एंड एलन ने दिया था इन 1934 में। उसके बाद से चूंकि ये इंडिफरेंस जो कर्व जो था ये वीक ऑर्डरिंग पे था, वीक ऑर्डरिंग पे था, इस वजह से इसे क्रिटिसाइज किया गया। और बाद में सैमुअलसन ने रिवील प्रेफरेंस थियरी दिया था जो कि 1938 में दिया गया था, और ये स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग पे था, स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग। यहाँ पे मैं पर्टिकुलरली पूरे थियरी को नहीं बता रही हूँ, बस उसमें क्या क्या पॉइंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन वो बता दे रही हूँ, और आपको सीक्वेंस में यहाँ पे दिखा दे रही हूँ कि कौन सी थियरी किसके बाद आई थी और इसके आने का क्या कारण था। ठीक है, क्योंकि यूटिलिटी एनालिसिस जो था, ये कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस जो था वो मार्शल ने ये बताया था कि यूटिलिटी को हम काउंट कर सकते हैं। बाद में जब इंडिफरेंस कर्व आया तो उसमें ये चीज बताया गया था यूटिलिटी को हम ऑर्डर दे सकते हैं कि ये अच्छा इतने खा के हमें इतना सेटिस्फेक्शन हुआ, 1 2 3 ऐसे करके काउंट नहीं कर सकते, इसको ऑर्डर दे सकते हैं। फिर चूंकि ये वीक ऑर्डरिंग पे था, बाद में इसे क्रिटिसाइज किया गया और सैमुअलसन ने इसे स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग पे बेस्ट रिवील प्रेफरेंस थियरी बनाया था। उसके बाद से नेक्स्ट जो थियरी थी न्यूमैन मॉगस्टन अप्रोच जो था, उसे न्यूमैन और मॉगस्टन ने दिया था 1944 में। फिर फ्रीडमैन स्वेज हाइपोथेसिस आया था जिसे फ्रीडमैन एंड स्वेज ने दिया था 1948 में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो थियरीज है वो ओलिगोपोली मॉडल्स की थियरी है। फर्स्ट यहाँ पे यदि हम देखें तो कुर्नॉट की डिओपोली मॉडल है। जो कुर्नॉट की डिओपोली मॉडल थी वो स्पेशली आउटपुट बेस्ड थी, आउटपुट वॉर पे वर्क कर रहा था ये। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि जो कुर्नॉट की जो डिओपोली मॉडल है वो किस पे बेस्ड है, तो ये आउटपुट वॉर था। और ऐसे ही ब्रेटेन की डिओपोली मॉडल जो था ब्रेटेन 1883 में जो दिया था, ये एक तरह से प्राइस वॉर था, प्राइस वॉर। क्योंकि जो कुर्नॉट की जो मॉडल थी इसमें मान लिया गया था, जो डिओपोली मॉडल थी इसमें ये चीज मान लिया गया था कि जो मिनरल वाटर है, मिनरल वाटर को लेके इन्होंने बस ये चीज बताया था कि जो सेलर्स हैं वो ओनली अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए बस उसकी क्वांटिटी पे ही ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि प्राइस जो है ऑलरेडी मार्केट से डिसाइडेड है। और क्योंकि वहां पे ये भी था कि मिनरल वाटर है तो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो एजम्पशन में ही मान लिए थे कि वो 0 है। तो यहाँ पे कॉस्ट पे कोई वार नहीं था, उसके प्राइस पे कुछ ज्यादा
जोड़ नहीं था, यहाँ पे जो भी था ये आउटपुट को लेके वॉर चल रहा था। अब ब्रेटलिन जो ड्यूओपोली मॉडल है, यहाँ पे प्राइस वॉर था। यहाँ पे क्या था, एक फॉलोअर था, एक ड्यूओपोली जो मॉडल थे, यहाँ पे प्राइस वॉर चल रहा था। यहाँ पे क्या था कि एक लीडर था, एक फॉलोअर था, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल प्राइस के लिए था। उसके बाद से जो नेक्स्ट आया था ओलिगोपोली में मॉडल, वो एडवर्थ की ओलिगोपोली मॉडल थी, 1897 में आई थी। और सेकेंड था इम्परफेक्ट कंपटीशन, जो जॉन रॉबिन्सन ने दिया था 1933 में। उसके बाद से मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन था चैम्बरलिन का। नेक्स्ट जो था स्टेकलबर्ग ड्यूओपोली मॉडल था 1934 में। फिर जो लास्टली था किंग डिमांड का था स्विजी का, जो सबसे ज्यादा पूछता है एग्जाम में, स्विजी के किंग डिमांड से, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे पिक्टोरियल एरिया हम देखे, कोर्नॉट है, ब्रटेंड है, एडवर्थ है, चैम्बरलिन है, पॉल स्विजी है, ठीक है। इनका ईयर वाइज भी दिया है, यदि ईयर वाइज आपको याद रहता है तो वैसे याद कीजिए, नहीं तो नेम वाइज ही आप ऐसे याद करेंगे सीक्वेंस में तो ज्यादा क्लियरली आपको याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम ओल्ड एंड न्यू वेलफेयर स्कूल्स की बात करें तो ओल्ड एंड न्यू वेलफेयर स्कूल्स में जो है, पहले है पैरेटो, जो पैरेटो ऑप्टिमलिटी क्राइटेरिया जिन्होंने दिया था, विल्फ्रेडो पैरेटो, मैनुअल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी इनकी बुक है, ये आप याद रखिएगा। फिर पिग्वेन एनालिसिस तो जो था, ये एसी पिग्वे ने दिया था, जो उनकी बुक थी द इकोनॉमिक ऑफ वेलफेयर, 1920 में इन्होंने पब्लिश किया था। नेक्स्ट जो था वो कैल्डोर हिक्स कंपैरिजन क्राइटेरिया, जो क्राइटेरिया जिसकी बुक का नाम है वेलफेयर प्रोपोजिशन ऑफ इकोनॉमिक एंड इंटरपर्सनल कंपैरिजन ऑफ यूटिलिटी, जिसे 1939 में दिया गया था। उसके बाद से सिटविल्स्की रिवर्सल एंड डबल क्राइटेरिया टेस्ट आया था, जो बुक है, और नोट ऑन वेलफेयर प्रोपोजिशन इन इकोनॉमिक्स 1941 में। फिर लिटिल क्राइटेरिया था, एमआईडी लिटिल, अ क्रिटिक ऑन वेलफेयर इकोनॉमिक्स 1949 में। एंड नेक्स्ट जो था सैमुअल्सन क्राइटेरिया था, इवोल्यूशन ऑफ रियल इनकम, नेशनल इनकम 1950 में। नेक्स्ट उसके बाद से है विलियम गोरमैन इंट्रांसिटिविटी प्रॉब्लम, जो 1955 में दिया था इंट्रांसिटिविटी प्रॉब्लम्स के लिए। ये पिक्टोरिकल उनका है, वो भी आप देख लीजिएगा, ताकि इससे भी यदि क्लियर हो जाए तो भी अच्छा है। जैसे फर्स्ट पैरेटो थे, एसीपीवी थे, जॉन हिक्स थे, निकोलस कैल्डोर थे, टाइमोर सटवेस्की थे, और पॉल सैमुअल्सन थे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम सोशल वेलफेयर फंक्शंस हैं। सोशल वेलफेयर फंक्शन में यदि हम देखें तो पहला हमारा है वैंथमेटिक या यूटिलिटेरियन सोशल वेलफेयर फंक्शन, जिसे जर्मी वैंथम ने दिया था 1789 में, ठीक है। और उसके बाद से सोशल वेलफेयर फंक्शन है, जिसे बर्गसन एंड सैमुअल्सन ने 1938 में दिया था। फिर उसके बाद से आता है आपका इम्पॉसिबिलिटी थियरम आता है, जिसे एरो ने दिया था 1951 में। नेक्स्ट आता है थियरी ऑफ बेस्ट सेकेंड बेस्ट, लिप्सी एंड कैल्विन लैंकास्टर का 1956 का। उसके बाद है आपका कोस थियरम, रोनाल्ड कोस 1959। रॉवल्सियन वेलफेयर फंक्शन रॉवल्स का 1971 में। एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन है, एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन जो है वो लेटेस्ट है, जिसे जॉर्ज एक्करलेफ, एम स्पेंस एंड जे स्टिगलर ने दिया था, और इसी के लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था 2001 में, ठीक है, एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन के लिए। क्योंकि मार्केट जो है, पूरी मार्केट में क्या है, इनके अकॉर्डिंग ये था कि मार्केट में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, कुछ ऐसे भी चीजें हैं जो मार्केट में हमें गलत इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इस वजह से उन्होंने प्रैक्टिकल एनालिसिस किया था, इसकी वजह से उन्हें नोबेल प्राइज मिला था 2001 में, ठीक है। तो यहाँ पे पिक्टोरियल भी है, तो आप ऐसे भी आप इनके पिक्चर्स को देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन किसके बाद आया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट में हम थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग को देखेंगे। तो थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग में पहले हम रैंक देखते हैं। जो रैंक में यदि हम देखें तो पहला जो रेंट की जो थियरी थी, रिकार्डियन थियरी ऑफ रेंट थी, जिसे रिकॉर्डो ने 1810 में दिया था। फिर सेकेंड जो आता है, इसे पहले तो इसके बाद से क्वासी रेंट आता है, जिसे मार्शल ने दिया था, ठीक है। उसके बाद से आता है मॉडर्न थियरी ऑफ रेंट, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, और ये थर्ड होगा, ये थोड़ा सीक्वेंस में गड़बड़ हो गया। मॉडर्न थियरी ऑफ जो रेंट था उसे जॉन रॉबिन्सन जी ने दिया था 1940 में।
अब दूसरी जो है, यदि प्रॉफिट की थियरी की बात करें तो प्रॉफिट थियरी में पहला जो आता है डायनेमिक थियरी ऑफ प्रॉफिट जेबी क्लर्क का। नेक्स्ट आता है रेन थियरी ऑफ प्रॉफिट वॉलकर का जो आता है। फिर रिस्क थियरी ऑफ प्रॉफिट बी हावले का आता है। फिर इनोवेशन थियरी ऑफ प्रॉफिट सुम्पीटर का है, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग ये था कि वही व्यक्ति जो है वो प्रॉफिट अर्न कर सकता है जो नए चीजों का इनोवेशन करे, क्योंकि इन्वेशन करेगा तो उसके पास पेटेंट राइट होगा और कुछ समय के लिए क्या होगा कि वो प्रॉफिट को अर्न करेगा। उसके बाद से इमिटेशन होगा, देन वो प्रॉफिट थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन शुरू में क्या है कि यदि कोई व्यक्ति प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो उसके लिए उसको इनोवेशन करना जरूरी है। उसके बाद से था कि अनसर्टेनिटी बियरिंग ऑफ प्रॉफिट आया था जो केनाइट का आया था। फिर पोटेंशियल सरप्राइज थियरी आता है सेकल्स का, ये बहुत ज्यादा पीजीटी में पूछता है बार बार। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। पीजीटी के लिए आपको ये याद रखना होगा अनसर्टेनिटी बियरिंग, ये पिछली बार का क्वेश्चन है। फिर वेज थियरी ऑफ प्रॉफिट जो है ये टॉसिंग का है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से है वेज में, यदि देखें वेज में आता है सब्सिस्टेंस वेज थियरी, या फिर उसे ही हम आयरन लॉ या ब्रोजन लॉ ऑफ वेज कहते हैं, जिसे वेसल ने दिया था। ठीक, उसके बाद से वेज फंड थियरी आता है जेएस मिल का। फिर रेसिडुअल क्लेमेंट थियरी आती है वॉलकर की। जो रेसिडुअल क्लेमेंट थियरी है वॉलकर की, उसमें ये चीज है कि जो वेज है तब गिवन किया जाता है जब सारे जितने भी रेंट प्रॉफिट इंटरेस्ट यदि सबको दे दिया जाता है, जो कुछ बचता है यदि फॉर्म्स के पास या फिर एंटरप्रेन्योर्स के पास, तब वो वेज का डिस्ट्रीब्यूशन करता है, इसलिए इसे रेसिडुअल क्लेमेंट थियरी कहते हैं। फिर थियरी ऑफ वेज जो है हिक्स ने 1932 में दिया था। फिर डिस्काउंट मार्जिनल यूटिलिटी थियरी जो है उसे टॉसिंग ने दिया था। ठीक है, इन सारे थियरीज का सीक्वेंस एंड ईयर एंड किसने किस थियरी को दिया था, बस ये चीज आप याद रखिए। इसका एक आप नोट्स बना लीजिए और उसे मन करे तो अपने रूम में ही लगा लीजिएगा, जिसकी वजह से आपको डेली डेली उस पर नजर पड़ेगा तो याद रहेगा अच्छे से। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम रेंट की कुछ थियरीज हैं। इंटरेस्ट की फैक्टर प्राइसिंग में आपको पता ही है कि रेंट आता है रेंट, प्रॉफिट आता है प्रॉफिट, एंड नेक्स्ट आता है वेज, उसके बाद से आपका आता है इंटरेस्ट। ठीक है, तो इंटरेस्ट में है टाइम प्रेफरेंस थियरी जो है इसे फिशर ने दिया था, और क्लासिकल थियरी ऑफ इंटरेस्ट जो है उसे मार्शल एंड पिग्यू ने दिया था। उसके बाद से न्यू क्लासिकल एलोनेबल फंड जो थियरी ऑफ इंटरेस्ट जो है उसे एक्सपाउंडेड बाय विक्सेल एंड एलोबोरेटेड बाय ओलिन रॉबर्ट्सन पिग्यू। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा। एंड फोर्थ जो है लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी ऑफ इंटरेस्ट जो है इसे किन्स ने दिया था, और जो मॉडर्न थियरी ऑफ इंटरेस्ट है जिसे हम आईएसएलएम भी कहते हैं, इसे हिक्स ने दिया था। तो इस चीज को आप याद रखिएगा कि जो आईएसएलएम है, या फिर आपसे ऐसे पूछ ले कि मॉडर्न थियरी ऑफ इंटरेस्ट जो क्या है, तो भी आप हिक्स को ही लगाएंगे यदि वो पूछे तो। आईएसएलएम को भी हिक्स ने ही दिया था, क्योंकि उसी को ही मॉडर्न थियरी ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। और लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी ऑफ इंटरेस्ट जो है आपको पता ही है कि ये किन्स का है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, इसमें है गेम थियरी, जो लास्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स के थियरीज में, गेम थियरी, जिसे फर्स्ट यदि हम बात करें गेम थियरी का जो जो था सेंट पीटर्सबर्ग पैराडॉक्स, जो निकोलस बर्नौली ने दिया था 1713 में। नेक्स्ट जो है गेम थियरी जिसे वॉन न्यूमैन एंड ऑस्कर मोगस्टॉन ने 1928 में दिया था। फिर नास इक्विलिब्रियम है जिसे जॉन नास 1950 में दिए थे। ठीक है, ये अभी तक हमने पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स के सीक्वेंस को, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपने मर्केंटलिस्ट पढ़ा, मर्केंटलिस्ट, फिर फिजियोक्रेट्स पढ़ा, फिर उसके बाद से प्री क्लासिकल इकोनॉमिक्स के कुछ इकोनॉमिक्स का नाम बताया, फिर क्लासिकल इकोनॉमिक्स पढ़ा आपने, फिर न्यू क्लासिकल, फिर उसके बाद से न्यू क्लासिकल के बाद से हमने देखा था ओलिगोपोली मॉडल्स को देखा था। फिर उसके बाद से ओल्ड एंड न्यू वेलफेयर थियरी देखा था। फिर सोशल वेलफेयर फंक्शंस हमने देखे थे। फिर फैक्टर प्राइसिंग, एंड लास्ट में हमने गेम थियरी यहाँ पे देखा। अब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को देखते हैं यहाँ से।
माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्रोनोलॉजी की बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्रोनोलॉजी में पहले आता है कंजप्शन फंक्शन। तो कंजप्शन फंक्शन में फर्स्ट जो थियरी है वो एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस की है, जिसे किन्स ने 1936 में दिया था। नेक्स्ट आता है रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, जो डजनबेरी ने दिया था 1949 में। और इनके अकॉर्डिंग ये था रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस से यदि क्वेश्चन पूछता है तो उसमें पूछता है एक रैटचेट इफेक्ट के बारे में, रैटचेट इफेक्ट। दूसरी पूछता है इसी में डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। जो हमारी इनकम है वो डिपेंड करती है कि दूसरे व्यक्ति क्या कर रहे हैं, या फिर इसे हम पास्ट पीक ऑफ इनकम भी कहते हैं, पास्ट पीक ऑफ इनकम। ठीक है। और डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट ये चीज बताता है कि यदि एक बार इनकम बढ़ने से यदि हम नए कंजप्शन फंक्शन के पैटर्न पे चले जाते हैं, तो यदि इनकम कम होती है तो भी हम क्या है कि कंजप्शन का जो पैटर्न है उसी पे रहता है। ठीक है। और डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट ये चीज बताता है कि यदि हमारे रिलेटिव जो है, अगल बगल के नेबर्स जो है, किस प्रकार के सोसाइटी में हम रह रहे हैं, इस अकॉर्डिंग भी हमारा जो कंजप्शन का पैटर्न है वो भी डिफर करता है। मतलब उस पे भी इफेक्ट होता है, हमारे कंजप्शन पैटर्न पे भी, हम किस सोसाइटी में रह रहे हैं, वहां की सोसाइटी मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने कंजप्शन के पैटर्न को चेंज करते रहते हैं। दूसरा जो है फ्रैडमैन ने दिया था 1957 में परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस। जो परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस फ्रैडमैन का जो था वो इनके अकॉर्डिंग ये था कि जो इनकम है वो डिवाइडेड है परमानेंट इनकम प्लस ट्रांजिटरी इनकम। जो ट्रांजिटरी इनकम और ऐसे ही कंजप्शन जो है वो भी परमानेंट कंजप्शन प्लस ट्रांजिटरी कंजप्शन पे डिपेंड करती है। इनके अकॉर्डिंग ये चीज था कि जो शॉर्ट रन में क्या है कि जो ट्रांजिटरी इनकम जो है, जब तक वो परमानेंट इनकम नहीं हो जाती है लॉन्ग रन में, तब तक कोई भी जो कंज्यूमर है वो अपना कंजप्शन का जो लेवल है वो बढ़ाता नहीं है। क्योंकि इनके अकॉर्डिंग ये था कि जो शॉर्ट लॉन्ग रन में क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंस टू कंज्यूम बराबर होता है एवरेज प्रोपेंस टू कंज्यूम की। ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं ये परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस से, तो आप इस चीज को याद रखिएगा। दूसरा चीज ये होता है कि शॉर्ट रन में क्या होता है, परमानेंट इनकम शॉर्ट रन में जो एवरेज प्रोपेंस टू कंज्यूम जो है वो ग्रेटर देन होता है मार्जिनल प्रोपेंस टू कंज्यूम से। ये शॉर्ट रन का केस है। और लॉन्ग रन में क्या, चूंकि जो हमारी ट्रांजिटरी इनकम जो है वो परमानेंट हो जाती है, इसकी वजह से जो एवरेज प्रोपेंस टू कंज्यूम जो होता है वो बराबर होता है मार्जिनल प्रोपेंस टू कंज्यूम के। ठीक है। उसके बाद से लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, जिसे ऑन्डर एंड मोदगिला ने दिया था 1957 में। ठीक। अब उसके बाद से हम कुछ इफेक्ट्स की बात करते हैं जो अक्सर पूछते हैं एग्जाम में। तो जैसे किन्सियन इफेक्ट है जिसे 1936 में किन्स ने दिया था। फिर पीग्यू का इफेक्ट है जो एसी पीग्यू 1943 में दिए थे। फिर रियल बैलेंस इफेक्ट है पैंटिकिन का 1956 में। ठीक है। उसके बाद से हम मल्टीप्लायर एंड एक्सलरेशन की बात करेंगे। तो जो एक्सलरेशन है जिसे जेएम क्लर्क ने दिया था 1970 में। और जो एक्सलरेशन है वो ये चीज बताता है कि चेंज इन कंजप्शन ड्यू टू चेंज इन इनकम, हमारे इनकम के चेंज होने से हमारे कंजप्शन में कितना चेंजेस हुआ, ये हम एक्सलरेशन में मेजर करते हैं। वहीं पे यदि हम मल्टीप्लायर की बात करें तो फर्स्ट टाइम पे जो मल्टीप्लायर जो था वो आर एफ खान ने दिया था, और वो जो मल्टीप्लायर था वो एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर था। ठीक है। 1931 में इन्होंने दिया था। यदि आपको पूछ दे कि हु इज प्रोपाउंडेड द मल्टीप्लायर, और वहां पे यदि दे आर एफ खान को और किंग्स को, तो आप बेझिझक आर एफ खान को लगाइएगा, क्योंकि आर एफ खान ही जो थे पहले मल्टीप्लायर वर्ड को इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद से किंग्स आए थे, और उन्होंने जो किंग्स ने जो मल्टीप्लायर दिया था वो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर था। उनके अकॉर्डिंग ये किंग्स के अकॉर्डिंग ये था कि हमारी जो इनकम में चेंज होता है ड्यू टू चेंज इन हमारे इन्वेस्टमेंट में, हमारे इन्वेस्टमेंट में जितना चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग हमारे इनकम में चेंजेस होंगे। और जो इनके जो मल्टीप्लायर का इन्होंने फार्मूला दिया था 1/1 माइनस एमपीसी। जैसे हमारा एमपीसी इंक्रीज होगा हमारा मल्टीप्लायर भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और उन्होंने सेविंग के साथ जो दिया था 1/MPS दिया था। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हमारा सेविंग इंक्रीज होता है, मार्जिन प्रोविजन टू सेव हमारा इंक्रीज होता है, हमारा मल्टीप्लायर जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो ये सारे पॉइंट जो हैं हमारे इन एक्सलरेशन से, मल्टीप्लायर से ये सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो आप इनके डायरेक्ट फार्मूला, ऊपर से सीक्वेंस, उसके बाद से किसने कौन सा मल्टीप्लायर दिया, ये सारी चीजों को आप
याद कर लीजिएगा, कहीं नोट बना के रख लीजिएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। इसमें नेक्स्ट है डिमांड फॉर मनी। डिमांड फॉर मनी में है पहला क्लासिकल थियरी जो है वो 1911 में दिया गया था, क्लासिकल थियरी डिमांड फॉर मनी के लिए। उसके बाद से किन्स आए थे, किन्स ने 1936 में दिया था। फिर इन्वेंटरी अप्रोच था जिसे वॉमुल ने दिया था। फिर रिस्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी फ्रैडमैन ने 1956 में दिया था। फिर पोर्टफोलियो अप्रोच जो था वो टॉबिन ने दिया था 1969 में। आप ऐसे ही सीक्वेंस में याद रखिएगा इसे। फिर क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की बात जो की गई थी, जिसमें फर्स्ट जो था कैश ट्रांजेक्शन अप्रोच था, जिसे फिशर ने दिया था 1911 में। तो इनका जो था ये था एमवी इक्वल टू पीटी। ठीक है, इनका जो फार्मूला था एमवी इक्वल टू पीटी। ऐसे कैश बैलेंस अप्रोच इनके बाद इनका टोटली ये था कि एमवी इक्वल टू जो पीटी था, यहाँ पे पी एंड टी को इन्होंने कांस्टेंट मान लिया था। जैसे जैसे सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज होती है तो प्राइस लेवल भी इंक्रीज होने था। और जो कैश बैलेंस अप्रोच था टोटली ये बेस्ट था, मतलब ट्रांजेक्शन पर्पज के लिए हम मनी का यूज कर सकते हैं। और उसके बाद से कैश बैलेंस अप्रोच आया, इन्होंने ट्रांजेक्शन एंड स्टोर ऑफ वैल्यू ऑफ मनी के बारे में बात की थी, जिसमें कैम्ब्रिज इकोनॉमिक्स थे, जिसमें एसी प्यूगी थे, अल्फ्रेड मार्शल हैं, फिर डीएच रॉबर्टसन हैं, जेम्स किन्स हैं, हॉटरे हैं एंड फेडरिक लिविंगस्टन हैं। तो यदि हम पीग्यू की यदि फार्मूले की बात करें तो पीग्यू का फार्मूला था एम इज इक्वल टू के पी वाई। आप इन सारे फार्मूले को याद रखिएगा। दूसरे थे, नहीं ये मार्शल का फार्मूला था, ये मार्शल का फार्मूला था। और पीग्यू के यदि फार्मूले को देखें तो पीग्यू का फार्मूला था पी इज इक्वल टू के आर डिवाइडेड बाई एम। और रॉबर्टसन का जो था पी इज इक्वल टू एम के टी। जो किन्स ने उस समय जो दिया था, बाद में इन्हें अपने ही फॉर्मूले को क्रिटिसाइज किया था, एन इज इक्वल टू के पी। ठीक है, इन सारे फॉर्मूले को आप याद रखिएगा, एज इट इज पूछता है एग्जाम में। यदि आपको याद रखने का फार्मूला मतलब ऐसे यदि याद रखने का कुछ ट्रिक आप इस्तेमाल करें तो अच्छे से याद रखें। जैसे कि मैं याद करती हूँ, मार्शल का एम, मार्शल का पी क्योंकि इसमें पी है, फिर पीग्यू का आर क्योंकि उनके फार्मूले में आर है, रॉबर्टसन का टी क्योंकि रॉबर्टसन के फार्मूले में टी है, और किन्स का एन, इनके फार्मूले में एन है। तो ऐसे यदि फार्मूला आपको दिख जाए और ऐसे बस ट्रिक याद हो तो आप इसको याद रख सकते हो कि क्या मतलब कि ये किसका फार्मूला है। यदि डायरेक्ट ये पूछ लें कि ये किसका फार्मूला है तो आप ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हो। पीग्यू का आर, मार्शल का टी, मार्शल का पी और रॉबर्टसन का टी एंड किन्स का एन। ठीक, मैं ऐसे याद रखती हूँ, आपको जो भी ट्रिक सही लगे आप वैसे याद कीजिएगा। और सेकेंड है रिफॉर्मुलेटेड क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी। जैसे कि किन्स ने क्या किया था, अपने ही चीजों को क्रिटिसाइज किया, फिर बाद में उन्होंने दिया था डिमांड फॉर मनी के लिए। इन्होंने तीन टाइप्स को दिया था। एक तो डिमांड फॉर मनी वेस्ट है प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए, ट्रांजेक्शन पर्पज के लिए फर्स्ट दिया था, ट्रांजेक्शन पर्पज। दूसरा प्रिकॉशनरी मोटिव दिया था, प्रिकॉशनरी। उसके बाद से स्पेकुलेटिव मोटिव दिया था, स्पेकुलेटिव। जो ट्रांजेक्शन और प्रिकॉशनरी मोटिव जो था वो बेस्ड था, जो डिमांड फॉर मनी जो था ये बेस्ड था आपके इनकम पे, और स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी जो था वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बेस्ड था। ये केन्स ने फॉर्मुलेट किया था। जिसे मैं बस उस चीजों को डिस्कस कर रही हूँ जो एग्जाम के लिए आपके इम्पोर्टेंट हो, और इसमें मैं क्रोनोलॉजी में ही बता सकूं। क्योंकि पूरा मैं बता नहीं रही हूँ तो थोड़ा बहुत बस उसको टच कर रही हूँ। नेक्स्ट था रियल बैलेंस इफेक्ट, जो डॉन पेंटकिन ने दिया था 1956 में। रियल बैलेंस इफेक्ट से बस डायरेक्ट यदि क्वेश्चन नहीं उठाता है, डायरेक्ट पूछ लेता है कि रियल बैलेंस इफेक्ट किसने दिया था। इसमें आपके क्वेश्चंस में ऐसे आते हैं, मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछता है, कभी कभी डायरेक्ट थियरी पूछ देता है कि ये किसकी है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट अदर माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो थियरी हैं, जैसे कि आईएसएलएम मॉडल भी आता है, जिसे हिक्स ने 1937 में दिया था। मॉनेटरी अप्रोच ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये हॉर्न ने दिया था 1959 में। फिलिप्स का आपको पता ही है, एडब्ल्यू फिलिप्स ने दिया था 1958 में। बाद में इसे क्रिटिसाइज किया था, जिसे क्रिटिसाइज किया था और लॉन्ग रन फिलिप्स का, बाद में लॉन्ग रन फिलिप्स का
की बात की गई थी, जिसमें नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की भी बात की गई, और जिसे क्रिटिसाइज किया था उसे फ्राइडमैन एंड फेल्प्स थे। फ्राइडमैन एंड फेल्प्स फेल्प्स ठीक है। और जो फिलिप्स कर्व है उसे ऑगमेंटेड फिलिप्स कर्व भी कहते हैं, लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व को। फिर सेकंड है मंडल फ्लेमिंग मॉडल, जिसे रॉबर्ट मंडेला एंड मार्कस फ्लेमिंग ने 1960 में दिया था। फिर ऑप्टिमम करेंसी एरिया रॉबर्ट मंडेला ने दिया था 1960 में। ठीक है, इन सारी चीजों को आप मैक्रो इकोनॉमिक्स के थियरीज के इकोनॉलॉजिकल ऑर्डर में याद रखिएगा। ठीक, अब नेक्स्ट यदि हम देखें तो नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की थियरीज जो है उनके क्रोनोलॉजी को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। जैसे डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में फर्स्ट आता है मार्क्सियन थियरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसे मार्क्स ने दिया था 1867 में। उसके बाद से आता है लॉरेंस कर्व, 1905 में आया था। लॉरेंस कर्व के द्वारा हम इनइक्वालिटी को भी मेजर करते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। सेकेंड आता है इनोवेशन थियरी, जिसे सुम्पीटर ने 1911 में दिया था। फिर हेरोड का मॉडल आता है 1939 का। फिर आपको पता है कि बिग पुश जो थियरी है रोजस्टे रोडॉन ने दिया था 1943 में आया था, 43 में आया था, 1943 में। और बिग पुश थियरी में ये चीज है कि यदि आप इकोनॉमी को डेवलप करना चाहते हैं तो किसी बड़े से इन्वेस्टमेंट को करना पड़ेगा, ताकि जो हमारी इकोनॉमी विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी में इन्वॉल्व है वो आगे निकले और अपने ग्रोथ के पाथ को बढ़ा सके। उसके बाद से डोमर का मॉडल आया 1946 में। फिर डिपेंडेंसी थियरी आई थी 1949 में। फिर बैलेंस ग्रोथ मॉडल आया था, जिसे रोजस्टी रोडॉन, रैगनर नॉक्स एंड ऑथर लेविस एंड सिटोवस्की एंड लेविस्टीन जो थे 1950 में बैलेंस ग्रोथ मॉडल को दिया था। इनके अकॉर्डिंग ये था बैलेंस ग्रोथ में कि यदि इकोनॉमी को आप ग्रो कराना चाहते हैं, किसी भी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी को, तो आपको एक साथ अलग अलग सेक्टर्स में क्या है इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तभी इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ कर सकती है। अनबैलेंस ग्रोथ मॉडल जो दिया था उसे हेरेसमैन ने दिया था 1950 में। इनके अकॉर्डिंग ये था कि जो किसी एक सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट कीजिए ताकि दूसरे सेक्टर में उसके लिए डिमांड क्रिएट हो, और फिर वो सेक्टर धीरे धीरे, मतलब इनका ये था कि आप एक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कीजिए और इसके बाद से ये खुद ही आगे के सेक्टर्स में क्या है इन्वेस्टमेंट एंड प्लस डिमांड क्रिएट कर देगी और वहां पे इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाएगी। और बैलेंस ग्रोथ में ये था कि आपको हर एक सेक्टर में एक साथ इन्वेस्टमेंट करना है। क्योंकि ये जो था बैलेंस ग्रोथ ये ज्यादा कॉस्टली था, इसलिए अनबैलेंस ग्रोथ को ज्यादा ही इफेक्टिव मानने लगे थे वहां पे। लेकिन अनबैलेंस ग्रोथ भी ज्यादा दिन तक चली नहीं। उसके बाद से विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी आया, साइकिल ऑफ पॉवर्टी आया, जिसे नॉक्स ने दिया था 1953 में। उसके बाद से थियरी ऑफ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर लेविस का था 1954 में। इनके अकॉर्डिंग ये था कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वहां पे जो लेबर की जो सप्लाई है वो अनलिमिटेड है, तो हमें करना ये चाहिए कि जो स्ट्रक्चरल सेक्टर है वहां पे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में उस लेबर को लाके हम इंडल्ज करें, और दोनों की जो जो रिक्वायरमेंट है वो एक दूसरे के बराबर हो जाएगी। उसके बाद से जो इकोनॉमी है वो ग्रो करना शुरू कर जाएगी। फिर इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस आया था, जिसे कुर्जेट ने दिया था 1955 में। फिर वेजगुड मॉडल है, जिसे ब्रह्मानंद एंड वकील ने दिया था 1956 में। ये पीजीटी में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, फिर उसके बाद से लॉन्ग रन ग्रोथ मॉडल आया था, जिसे सोलो ने दिया था 1956 में। हैरोल्ड एंड डोमर के मॉडल को इन्होंने क्रिटिसाइज किया था। उसके बाद से लॉन्ग रन ग्रोथ मॉडल को सोलो ने दिया था। फिर लो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम ट्रैप है, जिसे नेल्सन ने 1956 में दिया था। फिर कैपिटल एक्यूमुलेशन मॉडल है जॉन जॉन रॉबिन्सन जी का 1956 में। ठीक है, अब नेक्स्ट एक चीज और है कि एक बार कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा था कि जॉन रॉबिन्सन जो है वो लेडी है या फिर मेल है। तो जो जॉन रॉबिन्सन है इस चीज को भी याद रखिएगा कि ये वुमेन है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट है क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थियरी, जिसे लेवेंस्टीन ने दिया था 1957 में। और नेक्स्ट है कैल्डोर मॉडल, जिसे कैल्डोर ने 1957 में दिया था। फिर टेक्निकल प्रोग्रेस ऑफ कैल्डोर है 1960 का। फिर कैल्डोर मिरलर मॉडल है 1962 में। फिर फेरेनिस थियरी ऑफ डेवलपमेंट है, जिसे फेरेनी और गुस्टवा रेनी ने 1964 में दिया। ये जो फेरेनिस का जो मॉडल है ये माइग्रेशन का मॉडल है, माइग्रेशन मॉडल।
इन्होंने इसमें ये चीज बताया था कि यदि कोई माइग्रेट करता है तो उसके लिए माइग्रेशन के लिए क्या क्या कंडीशंस जो है इन्वॉल्व होते हैं एक व्यक्ति को यहाँ से किसी दूसरी जगह माइग्रेट होने के लिए। दूसरी चीज है ट्रू गैप मॉडल जो था, ट्रू गैप मॉडल ने हॉलिस एंड चैंडी ने दिया था 1966 में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है, नेट में भी पूछा है, इवन सेट में भी पूछा गया है। ये ऊपर से ये पीजीटी में तो रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने पीवाईक्यू कराया है, आप वहां पे भी चेक कर सकते हो। नेक्स्ट है लर्निंग बाय डूइंग, ये 9 एरो का है 1980 का। फिर इंडोजेनियस ग्रोथ मॉडल है पॉल रॉमर का 1980 में। और इंडोजेनियस ग्रोथ मॉडल ये था कि जो इंडोजेनियसली मतलब ह्यूमन, स्पेशली ये ह्यूमन कैपिटल के इन्वेस्टमेंट की बात करते थे, ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और उसके बाद से था एके मॉडल जिसे फ्रैंकल 1962 में दिया था, फ्रैंकल ने 1962 में। फिर टेक्निकल चेंजेस को देखिए डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में, उसमें आता है डिसएम्बॉर्डेड टेक्निकल चेंजेस जिसे एब्रोजोविटेज 1950 से, पता नहीं मेरा प्रोनाउंसिएशन सही है कि नहीं, लेकिन आप कर लीजिएगा अच्छे से। फिर इम्बॉर्डेड टेक्निकल चेंजेस जिसे सोलो ने 1960 में दिया था। ठीक है, यहाँ तक हमने डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की जितनी भी क्रोनोलॉजी है उसको अच्छे से क्लियर कर लिया है। जो जो इम्पोर्टेंट है मैंने यहाँ पे सब चीज कवर कर दिया है, बस आपको ये चीज है कि याद कैसे कर पाते हो आप। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, तो इसमें है मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जितने भी मेजरमेंट जो हैं इनमें भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछता है, तो आप इसे भी देख लीजिए यहाँ पे। जैसे पर कैपिटा इनकम जो अप्रोच था वो लेट 1950s में आया था। फिर बेसिक नीड जो अप्रोच था बाय ये आया था 1970s में आया था, और इसे जो इंट्रोड्यूस किया था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, अब बस यहाँ पे मैं इसमें क्या क्या फार्मूले यूज किए ये सब चीजें नहीं बता रही हूँ, मैं ओनली इसके सीक्वेंस को बता रही हूँ और किसने इंट्रोड्यूस किया था ये बता रही हूँ। ठीक है, तो उसके बाद से पीक्यूएलआई आया था जिसका फुल फॉर्म है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, इसे मॉरिस ने 1979 में दिया था। फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आया था जिसे एचडीआई कहते हैं, और इसे इंट्रोड्यूस किया था महबूबा उल हक जो एक पाकिस्तानी इकोनॉमिक्स थी। ठीक है, इस चीज को भी आप याद रखिएगा। और उसके साथ ही अमर्त्य सेन जो थे ये 1990s में, इन्होंने अमर्त्य सेन ने भी पीक्यूएलआई एचडीआई के डेवलपमेंट में इनके साथ ही काम किया था। उसके बाद से इसी काम के लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, फिर उसके बाद से ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स आया था जिसे यूनाइटेड नेशन ने इंट्रोड्यूस किया था 1977 में। ठीक, एक्चुअली 1977 जो है ये पहले होना चाहिए, पीक्यूएलआई एचपीआई जो है वो पहले होगा, उसके बाद से एचडीआई होगा। ठीक है, तो आप ये सही कर लीजिएगा। फिर उसके बाद से है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एमडीपीआई जिसे इंट्रोड्यूस किया था ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव एंड यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम 2010 में। फिर उसके बाद से आया था एमडीजी, ये है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। ठीक, उसे यूनाइटेड नेशन ने सितंबर 2000 में इंट्रोड्यूस किया था और वो लागू हुआ था 2010-2015 के लिए। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आया था, ये आया था 2015 से लेके 2030 तक के लिए, और इसे भी इंट्रोड्यूस किया था यूनाइटेड नेशन ने सितंबर 2015 में। ठीक है, ये मेजरमेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, ये इसे आप सीक्वेंस वाइज याद कर लीजिएगा, अक्सर पूछता रहता है। और बेसिकली यहाँ पे जो है ना पीक्यूएलआई और एचडीआई से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप इन दोनों को अच्छे से देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की कुछ थियरीज हैं उनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को। फर्स्ट यहाँ पे देखेंगे एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थियरी जिसे एडम स्मिथ ने दिया था 1772 ईस्वी में। उसके बाद से कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थियरी था जिसे रिकॉर्डो ने दिया था 1817 में। नेक्स्ट है मॉडर्न थियरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड जिसे हेक्सर-ओलियन थियरी भी कहते हैं, उसे 1919 में हेक्सर-ओलियन ने दिया था, या फिर इसे हम एचओ थियरी कहते हैं, इसे को ही एचओ थियरी के नाम से जानते हैं, एचओ थियरी। और यदि आपसे पूछ ले कि मॉडर्न थियरी ऑफ इंटरनेशनल
ट्रेड क्या है, तो ये भी एचओ थियरी है। ठीक है, तो अलग अलग नाम से भी पूछता है कभी कभी एक ही थियरी को, तो इस चीज को भी आप याद रखिएगा। इसे 1919 में हेक्सर एंड ओलियन ने दिया था। फिर नेक्स्ट आता है परचेजिंग पावर पैरिटी, जिसे गुस्टवा कैसल ने दिया था 1920 में। फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थियरी है, जिसे हैबरलर ने 1933 में दिया था। नेक्स्ट है स्टोपलर सामुएल्सन थियरी, जिसे बैफलोगेंग स्टोपलर एंड पॉलू सामुएल्सन ने दिया था 1941 में। फिर फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थियरम, जिसे सैमुएल्सन ने दिया था 1948 में। फिर मेटलाइजर पैराडॉक्स है, जिसे मेटलाइजर ने 1949 में दिया था। फिर सेकुलर डिटोरिटेशन थियरी है, जिसे प्रेविस सिंगर ने दिया था 1950 में। फिर लियोंटिफ पैराडॉक्स है, जिसे 1950 में लियोंटिफ में दिया था, और ये एचओ थियरी का जो ये है क्रिटिसिज्म है, क्रिटिसाइज किया था एचओ थियरी को लियोंटिफ ने। फिर एब्जॉर्प्शन अप्रोच है, सिडनी अलेक्जेंडर ने दिया था 1952 में, ये बीओपी का थियरी है। ठीक है, रुजिनोविस्की थियरम जो है उसे ट्रेनेज रुजिनोविस्की ने दिया था 1955 में। फिर इमराइजिंग ग्रोथ है, जिसे जगदीश भगवती ने 1958 में दिया था। फिर रेसिप्रोकल डंपिंग मॉडल है, जिसे ब्रेंडर एंड क्रुगमैन ने दिया था 1981 में। फिर रियल बिजनेस साइकिल है, जिसे रॉबर्ट जे बैरो ने दिया था। ठीक है, ये सारी की जो सारी थियरीज हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में, इसी से सारे क्वेश्चंस आते हैं। आप पिछली बार का पीजीटी का क्वेश्चन देखिएगा, मैंने पीवाईक्यू में एनालिसिस किया है, वहां पे आप देख लीजिएगा। मैंने वहां पे 5 ईयर के क्वेश्चंस को टच किए हैं सारे पीवाईक्यू में। आप देखिएगा इन यही जो इम्पोर्टेंट जितने भी इंटरनेशनल थियरीज हैं, इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा गया है, कुछ अलग से क्वेश्चन नहीं आए हैं। तो इनके ईयर वाइज आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। जैसे कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इमराइजिंग ग्रोथ से आया है पीजीटी में। ऊपर से दूसरा आया है इसमें पिछली बार का ही क्वेश्चन था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थियरी का। फिर फैक्टर प्राइसिंग से भी क्वेश्चंस हैं। लियोंटिफ का बार बार पूछता है। मॉडर्न थियरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड से पूछते हैं क्वेश्चंस। जो ऊपर की कुछ थियरीज है ना, ये वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मेटलाइजर पैराडॉक्स छोड़ देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एब्जॉर्प्शन अप्रोच आप याद रखिएगा, क्योंकि इससे पूछते हैं क्वेश्चन। ये रियल बिजनेस साइकिल यदि छोड़ देंगे तो भी कोई बात नहीं है। रुजिनोविस्की की जो थियरम है ये भी आप हटा सकते हो, लेकिन और जितनी भी थियरी है आप इसे बिना टच किए एग्जाम में मत जाइएगा। बहुत क्वेश्चन आते हैं इस सारे थियरीज से। और जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बताते हैं कि डेवलपमेंट से थियरीज ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि बेसिकली पीजीटी का यदि आप सिलेबस देखोगे ना, उसमें कहीं भी मेंशन नहीं किया है डेवलपमेंट को, यदि हेराडोमर के मॉडल को छोड़ दिया जाए तो। और एक नॉक्स की जो थियरी है वो मेजर मतलब वो मेंशन है, और अदर कहीं भी कोई थियरी मेंशन नहीं है। लेकिन सारे थियरी से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते रहते हैं, तो उसे आप छोड़िएगा मत, सारे थियरी को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ तक तो मैंने पूरे लेक्चर को कवर कर लिया है अभी तक। आपको यदि हमारा लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज अपने को लर्नर के साथ शेयर कीजिएगा। इनकेस यदि आपको कहीं भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।